काफी दिन इधर उधर बैठकर गुजारने के बाद मेरी नौकरी लगी, जिससे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफी खुश थे। मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि मेरी नौकरी हमारे शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में टीचर की लगी थी, तो मुझे अपने गांव से दूर उस गांव में जाना था। इस बात को लेकर मेरे घर वाले काफी उदास थे, मगर किया भी क्या जा सकता है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। काफी देर घर वालों को समझाने के बाद अगले दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़कर छायापुर गांव के लिए निकल पड़ा। मैंने सुबह 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी और मैं शाम के 7 बजे छायापुर गांव पहुंच जाऊंगा, जिस कारण माँ ने मेरे लिए टिफिन दिया था। काफी घंटे ट्रेन में गुजारने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं छायापुर गांव पर उतरा तो अंधेरे ने उस गांव को पूरी तरह से घेर रखा था। वो स्टेशन काफी छोटा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसमें मुझसे थोड़ी ही दूरी पर बस मुझे एक आदमी ही दिख रहा था, जो एक टॉर्च लाइट लेकर खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि वो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उस स्कूल के जिसमें मेरी नौकरी लगी थी। क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊंगा और तुम्हारे रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा। तो मैं चलकर स्टेशन पर खड़े उस आदमी के पास गया तो उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप ही हैं कुंदन? उस आदमी की यह बात बोलते ही मैं समझ गया कि यही हेडमास्टर अशोक हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ मैं ही हूँ कुंदन, हेडमास्टर साहब। जिसके बाद हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफी ज्यादा सुनसान और सन्नाटा था। इस पर मैंने हेडमास्टर साहब से कहा, क्या बात है, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? गांव का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। जिस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, यह गांव रात के वक्त कुछ ठीक नहीं है। लोगों का मानना है कि अंधेरा होते ही इस गांव में आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को अकेला पाकर उनको मार डालती हैं। हेडमास्टर साहब की ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हेडमास्टर साहब ने दोबारा कहा, तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। इस गांव में अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, और हाँ, हमेशा रात को खिड़की दरवाजे बंद कर कर ही सोना। बात करते करते थोड़ी दूर चलने के बाद हेडमास्टर साहब मुझे घर के बाहर ले आए और चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए आपके घर की चाबी, और अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। इतना बोलकर हेडमास्टर साहब चले गए। जिसके बाद मैंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और घर के अंदर गया तो घर के अंदर का माहौल काफी साफ सुथरा था। ये देखकर मुझे पता चल गया कि हेडमास्टर साहब ने मेरे आने से पहले ही इस घर को साफ कर दिया है। सुबह से काफी सफर करने के कारण अब मैं काफी थक गया था, तो मैं हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधे सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। उस घर में एक खाट और एक टेबल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी एक झटके से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, मगर बाहर तो हवा चल ही नहीं रही थी। तो फिर अचानक खिड़की खुली तो खुली कैसे, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास गया तो सच में बाहर थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो मैं खिड़की से झांक कर आसपास देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था। जिसके बाद मैंने वापस से खिड़की लॉक किया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। जिसके थोड़ी देर बाद ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी नींद मेरे दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली तो मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रही दस्तक से मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को कौन होगा
और हेडमास्टर साहब ने तो मुझे रात के वक्त दरवाज़ा खोलने से साफ साफ मना किया था। फिर मैंने कुछ देर तक उस दस्तक को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो दस्तक लगातार मेरे दरवाजे पर होए जा रही थी, जिससे तंग आकर मैं बिस्तर पर से उठा और चलकर दरवाजे के पास गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है बाहर? तो मेरे ये पूछने पर कुछ पल तो सब कुछ शांत रहा। फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ आई, कुंदन, मैं हूँ अशोक। उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि ये हेडमास्टर अशोक हैं। तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो बाहर हेडमास्टर अशोक खड़े थे, मगर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके सर से काफ़ी खून बह रहा था। ये देखकर मैंने हेडमास्टर से कहा, क्या हुआ सर, आपको चोट कैसी लगी? इस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, वो मैं घर जाते वक्त गिर गया, जिससे मुझे काफ़ी चोट आ गई और मैं घर ना जाकर तुम्हारे पास ही आ गया। जिसके बाद मैंने हेडमास्टर को बिठाया और उनकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद मैंने मास्टर जी को सोने को कहा तो वो भी सो गए, जिसके बाद मैं बिस्तर ज़मीन पर लगाकर सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि मेरे बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो कमरे के अंदर काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे ना जाने क्यों काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर से जकड़े हुए है। फिर भी मैं किसी तरह उठा और ऐसे ही पानी लाने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नज़र उस खाट पर गई जिस पर हेडमास्टर साहब सो रहे थे। मेरी नज़र उस खाट पर पड़ते ही मेरे एकदम से होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि जिस खाट पर थोड़ी देर पहले हेडमास्टर साहब सोए हुए थे, उस खाट पर अब एक कंकाल लेटा हुआ था जिसकी आंख लाल चमक रही थी। उस कंकाल को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मुझे इस तरह कांपता देख वो कंकाल उठकर मेरे पास आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस कंकाल को इस तरह हंसता देख मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि तभी उस कंकाल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और भागकर घर से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ दौड़ने लगा जिधर से मैं आया था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उल्टा घसीटने लगा। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि वही कंकाल मुझे घसीट रहा है। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ 2-4 लोग मसाल लेकर आ गए, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये रात को गांव की पहरेदारी करते हैं, क्योंकि हर रोज इस गांव से एक आदमी गायब हो जा रहा है। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि ये काम उस भूत का है। तब मैंने अपनी पूरी आपबीती उन सभी को बताई, जिस पर उन्होंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप? हेडमास्टर अशोक तो कल रात को ही लापता हो गए थे और उनकी लाश आज सुबह ही मिली थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया कि हेडमास्टर अशोक भी भूत थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। देर रात का वक्त, रास्ते पर फैला सन्नाटा और जंगल, ये तीनों मिलकर उस रात एक ऐसे डर का माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे दायरे से बाहर है। ऐसा भी नहीं था कि मैं कार में अकेला था। मेरे साथ कार में 2 और लोग भी थे, मेरा छोटा भाई अमर और हमारे पड़ोस का साहिल, मगर वो दोनों मुझसे काफ़ी छोटे थे।
मेरे भाई की उम्र तब 16 साल की थी और साहिल भी उसी की उम्र का रहा होगा। दरअसल हम तीनों एक बंदे की शादी में गए हुए थे। हालांकि इस तरह से रात में वापस लौटना ठीक नहीं था, मगर अगले दिन ही अमर का एग्जाम था, इसलिए हमें जल्दबाजी में निकलना ही पड़ा। कार ड्राइव करते हुए मैंने अमर से कहा, सो जा, अभी घर पहुंचने में टाइम लगेगा, कल एग्जाम है ना तेरा। मगर इस पर अमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने चौंकते हुए अमर की तरफ देखा तो पाया कि अमर सीट पर बैठे बैठे ही सो चुका है। मैंने गाड़ी के रियरव्यू मिरर से पीछे देखा तो साहिल भी सो चुका था। इसी दौरान जब एक बार नजर घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 1:15 बजे का। हाईवे पूरी तरह से खाली हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद ही हमारी कार NH-66 पर पहुंची। हालांकि ये हाईवे भूतिया हाईवे के नाम से देश भर में मशहूर है, मगर मैं इन सारी बातों को एक सिरे से नकार देता हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से सैकड़ों बार आना जाना कर चुका हूं। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। भले वो रात अमावस की थी, मगर चांद निकलने या ना निकलने से भूत का क्या लेना देना। यही सोचकर मैं बिंदास होकर गाड़ी भगाए जा रहा था। उस रास्ते पर गाड़ी तो दूर, एक लाइट का खंभा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। बस जंगल और घना जंगल ही नजर में आ रहा था। अभी मैं कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। मैले कपड़े, बिखरे बालों वाला वो आदमी हमारी कार को देखते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। हालांकि वो इशारा लिफ्ट मांगने का नहीं था, मगर उस आदमी की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत है। लेकिन किसी भी अनजान आदमी के लिए इस तरह से गाड़ी रोकना ठीक होगा या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सोच विचार करने के बाद मुझे गाड़ी रोकना ही ठीक लगा। लिहाजा मैंने कार को ठीक उस आदमी के बगल में रोका और उस तरफ, यानी जिधर अमर बैठा हुआ था, उस तरफ की खिड़की का कांच गिराते हुए उस आदमी से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? इस पर उस आदमी ने एक नजर अच्छे से देखने के बाद मुझसे कहा, आगे खतरा है, आज अमावस की रात है, इस वक्त आगे जाना ठीक नहीं है। उस आदमी से इतना सुनकर ही बिना कुछ बोले मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये किसी होटल का एजेंट है। दरअसल एजेंट लोगों का यही काम होता है, लोगों को डराकर होटल में रुकने के लिए मजबूर करना और पैसे लूटना। मगर मैं इन सब ठगबाजों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। चलते चलते अब हमारी गाड़ी कशेड़ी घाट इलाके में पहुंच चुकी थी। उस इलाके में रोड बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा संकरा था, क्योंकि रास्ते के अगल बगल का जंगल फैलते फैलते रास्ते तक आ चुका था। अभी मैं उस रोड पर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक मेरी कार के सामने से कोई आदमी रोड पार करने लगा। मैंने एक झटके से ब्रेक मारा, पर चूंकि मेरी गाड़ी काफी रफ्तार में थी, इसलिए ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक मेरी कार उस आदमी को टक्कर मार चुकी थी। गाड़ी रुकते ही मेरा पूरा बदन कांपने लगा, ये सोचकर कि मैंने एक आदमी को टक्कर मार दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। झटके से ब्रेक लगाने के कारण मेरा भाई अमर और साहिल दोनों ही जाग चुके थे। तभी अमर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है? अमर के सवाल का जवाब दिए बगैर मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी को ढूंढने लगा।
जो थोड़ी देर पहले मेरी कार से टकराया था। मगर कार के बाहर मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कार के नीचे भी देखा, मगर वहां कोई आदमी नहीं था। ये वहम तो नहीं हो सकता था। तो फिर वो आदमी गया तो गया कहां? बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मजबूरन मुझे इस घटना को अपना वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद मैं वापस से अपनी कार में आकर बैठा, तो मेरे कार में आते ही मेरे भाई ने मुझसे दोबारा पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी के बाहर किसको ढूंढ रहे थे आप? मगर अपने भाई को मैंने कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, ये सोचकर कि खामोखा वो भी डर जाएगा। जिस पर मैंने अपने भाई से कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सो जाओ। और इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं अभी भी उसी ख्याल में खोया हुआ था कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहां? इतनी जल्दी कोई चोटिल इंसान उठकर जा भी नहीं सकता। ऐसा भी नहीं था कि मैंने गलत देखा हो। टक्कर तो सच में हुई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी का बोनट थोड़ा चपटा हो गया था। इसका मतलब साफ था कि टक्कर हुई है। यही सोचते सोचते अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठे साहिल ने मुझसे कहा, भैया ये अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहले तो मुझे लगा कि साहिल शायद नींद में बड़बड़ा रहा होगा, मगर जब मैंने गाड़ी की स्पीड कम करते हुए पीछे देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि साहिल की आंखें खुली हुई थी, यानी वो जागते हुए ऐसा बोल रहा था। मगर गाड़ी के पीछे मुझे साहिल के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर साहिल किसकी बात कर रहा है? मैंने जब साहिल से ये पूछा तो उसने जवाब दिया, अरे यही अंकल, मेरे बगल में ही तो बैठे हैं, आपसे बात करना है उनको। साहिल की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर जहां एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मेरा छोटा भाई अमर डर रहा था। तभी मैंने साहिल से गुस्सा होते हुए कहा, साहिल चुप कर, अमर डर रहा है। मेरे इतना कहने पर साहिल चुप तो हो गया, मगर वो कुछ देर की ही खामोशी थी। थोड़ी देर बाद ही साहिल अपने बगल में देखते हुए खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। इसी दौरान पता नहीं कैसे भूले भटके मेरी नजर गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर चली गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा बदन सिहर उठा, क्योंकि आरवीएम मिरर पर गाड़ी के पीछे मुझे दो लोग नजर आ रहे थे, एक साहिल और दूसरा वही आदमी जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी से टकराकर गायब हो गया था। उस वक्त पर मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मेरी धड़कनों की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरी नजर गाड़ी के आरवीएम मिरर पर थी। हालांकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, मगर मैं अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डरा हुआ देख मेरा भाई भी डर जाता। एक जिंदा लाश की तरह मैं इस आस में गाड़ी चला रहा था कि शायद हमें कोई मदद मिल जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। कशेड़ी घाट इलाका पार करने के कुछ देर बाद ही हमें रास्ते के किनारे एक ढाबा नजर आया। उस वक्त वो ढाबा मेरे लिए लाइफलाइन की तरह था, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार को उस ढाबे की तरफ घुमा लिया। गाड़ी को ढाबे पर लगाने के बाद मैं दौड़कर ढाबे वाले के पास गया और उसे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने मेरे बताए मुताबिक गाड़ी के पीछे वाली सीट और रियरव्यू मिरर पर देखा, मगर अब वो आदमी वहां से गायब था।
जिसके बाद मैंने उस ढाबे वाले को पूरी बात खुलकर बताई। तो सारी बात सुनकर ढाबे वाले ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरा देने वाला था। ढाबे वाले के मुताबिक आज से कुछ महीनों पहले उस रास्ते पर एक कार वाले ने एक आदमी को अपनी कार से टक्कर मार दिया था। टक्कर मारकर वो कार वाला वहां से फरार हो गया, जिस वजह से उस बेचारे आदमी की मौत हो गई। लेकिन अगर वो कार वाला फरार होने के बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो आदमी बच जाता। तब से उसी आदमी की आत्मा कशेड़ी घाट के रास्तों पर भटकती रहती है। आगे ढाबे वाले ने बताया कि उसने हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि मेरी कार से उस आदमी की टक्कर होने के बाद मैं उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा था, और अगर मैं भी नीचे नहीं उतरता तो शायद आप लोग आज ये कहानी नहीं सुन रहे होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।